हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग देखिए किस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का जो अध्याय फर्स्ट है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ों पर डिस्कस कर लिया है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, फिर आज किन चीज़ों पर डिस्कस करना है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने संस्कृत वर्णमाला को जाना, संस्कृत में वर्णभेद को जाना, और देखिए संस्कृत में स्वर के भेद और संस्कृत भाषा में व्यंजन, इन पर देखिए डिस्कस किया, चर्चा की। और व्यंजन के भेद, इसमें वर्णों को यानी स्पर्श व्यंजन उनको देखा, अंतस्थ व्यंजन जैसे या, रा, ला, वा ये हो जाते हैं, आप लोगों के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजनों को देखा। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका शा हो जाता है, सा हो जाता है, पिछड़ी शा हो जाता है और हा हो जाता है। ये किस में आते हैं? तो ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं। ये कितने होते हैं? तो ये भी 4 होते हैं। और अंतस्थ कितने होते हैं? तो ये भी 4 ही होते हैं। उसके बाद अयोगवाह को देखा, उसके बाद संयुक्त व्यंजनों को देखा, और अनुस्वार और अनुनासिक, इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की। आज हम लोग देखिए अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, इस पर डिस्कस करेंगे और भी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट हो जाता है, अनुस्वार में पूर्ण बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुनासिक में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यानी देखिए चंद्र बिंदु किस तरह का होता है? तो इस तरह का होता है ना, और जो अनुस्वार होता है वो किस तरह से होता है? तो वो इस ऐसे बिंदु जैसा होता, ये बिंदु है तो इस तरह से आपका होता है। तो ये आपका अनुस्वार हो जाता है और ये आपका चंद्र बिंदु हो जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका हो जाता है, अनुस्वार को बदलकर वर्ण के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु अनुनासिक को परिवर्तित करके नहीं लिखा जा सकता है। अब देखिए जैसे आपका अनुस्वार है तो उसको वर्ण के रूप में आप लिख सकते हैं ना, जैसे अंत होता है, जैसे आपने लिखा अंत, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन जो चंद्र बिंदु वाला होता है, मान लीजिए आंख आपने लिखी है तो इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते, ये चीज हो जाती है। यानी अनुस्वार को बदलकर वर्ण के रूप में, वर्ण यानी ना, देखिए यहाँ पे लगा दिया, आप लिख सकते हो। लेकिन जो आपका अनुनासिक है यानी चंद्र बिंदु है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद शिरोरेखा से ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे गोंद, कोपल, क्योंकि आदि। जबकि अनुनासिक का प्रयोग केवल उन शब्दों में किया जाता है जहां मात्राएं यानी जो शिरोरेखा से ऊपर ना लगी हों, जैसे चांद, पूंछ, हंसना। ये आपका देखिए चंद्र बिंदु हो गया, तो जैसे आपने जब चांद लिखा तो इसी तरह से तो आप लिखेंगे, आप पूंछ लिखेंगे तो इसी तरह से तो लिखेंगे, तो ये आपका हो जाता है। उसके बाद 4 पॉइंट देख लेते हैं, अनुस्वार का प्रयोग तब करना चाहिए जब उच्चारण में ना वर्ण स्पष्ट सुनाई दे तथा उच्चारण करते समय ध्वनि केवल नाक से निकलती हो। जब देखिए ध्वनि नाक से निकल रही हो तब आप किसका यूज करेंगे? तब आप अनुस्वार का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए इसमें जैसे आपका हंस हो जाता है, हंस देखिए आप बोले तो नाक से ध्वनि निकले ना, हंस, दंत, तो इस तरह से जब नाक से ध्वनि निकलती है तब किसका यूज होता है? तब अनुस्वार का यूज होता है। जबकि अनुनासिक का प्रयोग तब करना चाहिए जब ध्वनि का उच्चारण नाक तथा मुंह दोनों से हो, जैसे आंख, चांदनी, रेंगना, संभालना आदि। देखिए नाक से भी निकल रही है और मुंह से, तो जब इस तरह से हो तब आपको क्या करना रहेगा? तब आपको अनुनासिक का प्रयोग करना रहेगा। इस तरह से अब आप 5 पॉइंट आपका हो जाता है, जैसे अनुस्वार स्वर के ऊपर लगाया जाता है, व्यंजन के ऊपर नहीं लगाया जाता है।
क्या कह रहे हैं कि अनुस्वार स्वर के ऊपर लगाया जाता है, जबकि और देखिए व्यंजन के ऊपर नहीं लगाया जाता है, जबकि किसी अक्षर के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। ये तो आपका हो गया अनुस्वार और अनुनासिक। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए एक चीज और बता देती हूँ, एक बार फिर से मैं रिपीट किए देती हूँ कि अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कि अनुस्वार में पूर्ण बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुनासिक में, अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जो अनुस्वार है वो बिंदु है, अनुस्वार मतलब बिंदु, अनुनासिक जिसमें देखिए अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि जब अनुस्वार आए मतलब एक बिंदु, अनुनासिक आए मतलब चंद्र बिंदु। और एक ट्रिक से बता देती हूँ कि अनुस्वार और अनुनासिक जिसमें एक बार ना आए तो उसमें मान लीजिए, उसमें समझ जाइए कि एक बिंदु रखना है। जिसमें अनुनासिक इसमें 2 बार ना आया है तो मतलब चांद बनाना है प्लस बिंदु रखना है। देखिए ये हुई ना ट्रिक, आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए और ये आपको याद भी रह जाएगी, क्योंकि देखिए एक ना है तो एक बिंदु है ना, एक इसको बिंदु आप मानिए, और जब 2 ना है तो एक बिंदु आप इसको, ट्रिक देखिए इसी तरह से समझते हैं ना, एक इसको मान लिया, एक इसको मान लिया, तो इसमें 2 ना आ गए तो ये अनुनासिक हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं हलंत। अब हलंत किसे कहते हैं? देखिए संस्कृत के किसी शब्द के अंत में अर्ध स्वर के लिए हलंत जैसे आपका कोई स्वर आपने लगाया, मान लीजिए पहले ऐसे हलंत लगता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे जैसे कोई वर्ड बना लिया, अब जैसे ला बना लिया तो इसमें आपका ये आपका हलंत होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे आपका हो जाता है अहम, जैसे आपने अहम लिखा तो आपने इस तरह से इसमें ये लटकन लगा दी, इसको क्या कहते हैं? इसको हलंत कहते हैं। या आपने लिखा श्रीमान तो ना में आपने ऐसे हलंत लगा दी, तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपकी हलंत हो जाती है। देखिए हलंत का तात्पर्य है जिसके अंत में हल हो, अर्थात आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण। किसी शब्द के अंत में विशुद्ध व्यंजन के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, जैसे पुस्तकम, मंदिरम, श्रीमानम आदि। ये आपका देखिए श्रीमान हो गया, इसमें हलंत लग गया। हल पाणिनि व्याकरण में प्रयुक्त एक प्रतिहार है। हल का अर्थ है हा से ला के मध्य के वर्ण। पाणिनि सूत्र में हल प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त व्यंजन वर्ण आते हैं, इसलिए हल का अर्थ हुआ व्यंजन वर्ण। क्या हुआ? व्यंजन वर्ण। इस प्रकार जिस शब्द के अंत में स्वर रहित व्यंजन हो उसे हलंत शब्द कहते हैं। हलंत शब्द को व्यक्त करने के लिए हल चिन्ह देखिए, हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह हल चिन्ह जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण के नीचे लगता है तो उसे हलंत शब्द कहते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे हलंत, जैसे आपको कोई वर्ड लिखना है, जैसे अभी हमने बताया आपको, जैसे का लिखना है और इसके नीचे ये मतलब आधा हो जाता है ना, तो इस तरह से अब कोई चीज़ आप लिखना है, जैसे चक्रपाणी, हलंत का प्रयोग समझाते हैं कि आप लोग समझ लें एक बार। जैसे आपका चक्राणी, ये इसको समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए चा हलंत प्लस आ प्लस का हलंत, रा हलंत और प्लस आ प्लस अड़ा हलंत प्लस ई, ये आपका क्या हो गया? तो ये चक्राणी हो गया। तो इस तरह देखिए चा में हलंत लगाना, फिर उसके बाद आज जब आप दोनों को मिलाएंगे तब आपका चा हुआ, और क्र तो का और रा और बड़ा आ, क्र चक्र राड़ी चक्राड़ी। तो इस तरह से हलंत होता है, यानी कि जो शब्द आधा होता है, आधा माना जाता है। जैसे यहाँ पे और देख लेते हैं, जैसे नृत्य अस, आधा लिखना, देखो हलंत लग गया, ठीक है ना। इस तरह से आपका हो जाता है। अब देखते हैं विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं? स्वर के आगे जो 2 बिंदु होते हैं, क्या होते हैं?
तो स्वर्ग यानी स्वर के आगे जो दो बिंदु होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको विसर्ग कहते हैं। आप इसको समझ लेते हैं। देखिए, महाप्राण सूचक एक स्वर है, रामः, प्रातः, अतः, संभवतः आदि के अंत में विसर्ग आया है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन लगाने से इसमें ध्वनिगत परिवर्तन होता है। इसका वाचन करते समय अंत में अह आता है, जैसे रामावतारा, सरोजा, सुरेंद्र, पावका आदि। यह कभी कभी दो शब्दों के बीच में भी लगता है, जैसे दुख। देखिए, जब दुख लिखेंगे तो बीच में दा में छुटों की मात्रा और दो बिंदु और फिर खा, फिर अधः पतन, अंतः कथा। तो इस तरह से आपके ये यूज किए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, दु उ, जैसे का और विसर्ग और फिर क, हलंत प्लस आ, ये क्या हो गया आपका, ये आपका विसर्ग हो जाता है। ठीक है ना, ये आपका विसर्ग हो जाता है। इसी तरह देखिए, मी और विसर्ग और आपका हलंत में म और प्लस ई, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका विसर्ग हो जाता है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अनिवार्य संस्कृत में शुद्ध उच्चारण। अनिवार्य संस्कृत शिक्षण में उच्चारण की अशुद्धियां बहुत बाधक होती हैं। शुद्ध आक्षरिक उच्चारण ही भाषा के ज्ञान का प्रथम चरण है। मौखिक भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व होता है, क्योंकि उच्चारण की अशुद्धि से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे आप ही देखिए, अगर कोई चीज़ आप लिख देते हैं और अगर उसका उच्चारण सही से नहीं हो रहा है तो क्या होता है, अर्थ का अनर्थ ही हो जाता है। आप लिख कुछ और रहे हैं, समझ के कुछ और लिख रहे हैं, लेकिन वो हो कुछ और जाता है, वो पढ़ने में कुछ और ही आता है। तो इस तरह से क्या होता है कि अनिवार्य संस्कृत में शुद्ध उच्चारण का बहुत ही महत्व होता है। शुद्धता के साथ लिखना चाहिए और उसको शुद्धता के साथ ही पढ़ना चाहिए। अब जैसे देखिए, कुछ आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या आप बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि कोई भी चीज़, जैसे अब मान लीजिए यहीं पे पढ़ रहे हैं अनिवार्य संस्कृत शिक्षण में उच्चारण की अशुद्धियाँ। अब वो छोटा आ, ना में छुट्टी की मात्रा, वा में आ की मात्रा, या में ऊपर रा, और ये कर लिया, फिर भी अनिवार्य उसको नहीं कह पाए। तो इस तरीके से क्या होता है, थोड़ा पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता है और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। और जो चीज़ गलत है वो तो गलत होती ही है, क्योंकि जब उच्चारण सही नहीं होता है तो उसको तो गलत माना ही जाता है ना। अब देख लेते हैं उच्चारण के भेद। तो अनिवार्य संस्कृत शिक्षण में उच्चारण के भेद निम्नलिखित हैं। अब देख लेते हैं स्वरकृत भेद, उच्च स्वर से मंद स्वर। कालकृत भेद, समय के अनुसार उच्चारण में अंतर आता है। स्थानकृत भेद, तो मुख अवयवों की क्रियाशीलता। आरंभतर प्रयत्नकृत भेद, मुख अवयवों के साथ जीभ की क्रियाशीलता के अनुसार भेद। बाह्य प्रयत्न भेद, तो वर्ण में श्वास की क्रियाशीलता के आधार पर भेद करते हैं। अब देख लेते हैं शुद्ध उच्चारण के मुख्य तत्व। तो इसमें आपका हो जाता है ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गति और विराम। अब हम लोग देखिए लय के बारे में पढ़ लेते हैं। लय किसको कहते हैं, जैसे हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी जैसे कविता पढ़ी जाती है ना, दोहे पढ़े जाते हैं, तो क्या होता है, लय के साथ में पढ़ा जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है जब लय के साथ में पढ़ा जाता है। जैसे चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, इस तरह से। या मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो क्या हुआ, लय के साथ में पढ़ा जा रहा है। जैसे कोई दोहा पढ़ा जा रहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपर उबरे मोती मानस चून। तो इस तरह से देखिए लय में चीज़ों को पढ़ना हो जाता है। तो लय में जब पढ़ते हैं तो चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, बच्चों को मज़ा भी आता है और वो क्या करते हैं कि ऐसा लगता है उनको खेल खिलाया जा रहा है, उनको चीज़ें मतलब बहुत ही उस कठिनता से नहीं सिखाई जा रही, बड़ी ही सरलता भाव से सिखाई जा रही हैं। तो ये लय हो जाता है। इसमें देखते हैं, देखिए परवाह पूर्ण उच्चारण के लिए लय का होना आवश्यक है। एक अक्षर खोलने के बाद दूसरे अक्षर बोलने के मध्य समान समय देने को लय कहते हैं। लय के साथ किया गया उच्चारण परवाह पूर्ण होता है, इसलिए संस्कृत या हिंदी उच्चारण के लिए लय का होना आवश्यक है। अब देखिए जैसे आपने पढ़ा मछली जल की रानी है, अब आप एकदम से कहें जीवन उसका पानी है, नहीं अच्छा लगेगा, है ना। अब एक लय में
एक रिदम में आपको पढ़ना है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो इस तरह से जब एक लय में आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी चीज़ों को खा गए, बीच ही में रह गई, थोड़ी सी चीज़ समझ मिली, थोड़ी सी नहीं मिली, कुछ स्पीड में चीज़ें पढ़ी जा रही हैं, कुछ विदाउट स्पीड पढ़ी जा रही हैं, तो क्या होता है, तो इसमें अच्छा नहीं लगता ना। तो पढ़ने वाला जब पढ़ता है तो उसको तो यही लगता है कि हाँ सही है, लेकिन जो सुनने वाला होता है तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो ये हो जाती है लय की बात, क्योंकि एक रिदम में पढ़ना चाहिए, एक ही स्पीड में पढ़ना चाहिए, जितनी स्पीड इतनी स्पीड में तो पढ़ना चाहिए कि जो सुन रहा है उसकी समझ में आए और अच्छे से समझ में आए, है ना। तो ये आपका लय हो जाता है। उसके बाद देखिए स्वराघात। उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को ही स्वराघात कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें देख लेते हैं उच्चारण में स्वराघात का विशिष्ट महत्व है। उच्चारण करते समय ध्वनियों के ऊपर उठने तथा ध्वनियों के नीचे जाने के लिए आरोह अवरोह का होना आवश्यक है। इसलिए शुद्ध उच्चारण के लिए स्वराघात पर समुचित ध्यान देकर छात्रों को प्रशिक्षित करना चाहिए। यानी स्वराघात, जैसे कोई चीज आप पढ़ रहे हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं, है ना, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, तो जब ऊपर जाना है तो ऐसे मतलब जब पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा लय में ऊपर जाना है तो जाना है, फिर थोड़ा सा जब नीचे आना है, तो ये चीज बच्चों को समझानी चाहिए कि किस तरह से स्वराघात होता है, उसको किस तरह से अच्छे से पढ़ा जाता है, ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। उसके बाद देखिए गति तो आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग परिचित हैं। गति का अभिप्राय है शब्द समूह को बिना हिचकिचाहट एवं रुकावट के बोलना। उच्चारण की गति ना अधिक तीव्र होनी चाहिए, ना अधिक सामान्य गति से बोलने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अब देखिए गति की तो बात ये हो गई, अभी मैं ही आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। मैं इतनी स्पीड में बोल दूँ चीजें आपको समझ ही में ना आए, या मैं इतना स्लो बोलूँ, जैसे मैं कोई चीज आपको बता रही हूँ, अब गति का अभिप्राय इतना बताना है तो गा खाली दा में छुट्टी की मात्रा ती गति, और का में आ की मात्रा का, आ भा में छुट्टी की मात्रा, पा में रा और आ की मात्रा और या। तो आप क्या करोगे, आप बोर हो जाओगे, आप पढ़ोगे ही नहीं, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या कोई पढ़ाई होती है ना। और अगर मैं ऐसे पढ़ दूं गति का अभिप्राय है शब्द समूह को बिना हिचकिचाहट एवं रुकावट के बोलना, तब भी आपको नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, मैंने इतनी स्पीड में पढ़ दिया। लेकिन जब चीज़ों को ऐसे पढ़ा जाता है कि आपकी समझ में भी चीज़ आए और आपको अच्छा भी लगे, ठीक है, तो क्या होता है, इस गति से बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। जैसे गति का अभिप्राय है शब्द समूह को बिना हिचकिचाहट एवं रुकावट के बोलना। अब देखिए पूर्ण विराम आ जाता है, आप ठहर जाएं। उसके बाद उच्चारण की गति ना अधिक तीव्र होनी चाहिए, मतलब बहुत तेज नहीं होनी चाहिए, और ना अधिक सामान्य गति से बोलने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम, ठीक है ना। तो इस तरह से जहां पे अर्ध विराम आता है वहां पे आप थोड़ा सा ठहरें, सांस लें। पूर्ण विराम आता है आप अच्छे से सांस लें, फिर बोलना स्टार्ट करें। तो इस तरह से जब आप बच्चों को समझाएंगे तो उनको बहुत अच्छे से समझ में चीजें आएंगी। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, उस पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसमें एक ना है उसमें एक बिंदी, जिसमें दो ना है उसमें चंद्र बिंदु, उसको भी आप चांद को भी एक बिंदु मान लो, मतलब ये ट्रिक हो जाती है। उसके बाद आपका हो जाता है हलंत। हलंत का मतलब क्या होता है, जब इस तरह से किसी वर्ड में लटकन लगी होती है तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हलंत कहते हैं। और विसर्ग यानी दो बिंदु होते हैं तो उसको विसर्ग कहते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने लय को देखा, स्वराघात को समझा और गति को समझा कि गति क्या होती है, कितनी गति हमें पढ़ने के समय रखनी चाहिए, कितनी नहीं रखनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर डिस्कस की। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें, क्योंकि देखिए जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तभी हमको एनर्जी मिलती है। मैं अपना 100% आप लोगों को देती हूँ, ऐसा नहीं है कि 99% भी देती हूँ, मैं अपना 100% देती हूँ। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी अपना 100% दें, क्योंकि देखिए जब लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी तो हमको एनर्जी मिलेगी ना।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।